नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। यह आपका एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज डे 25 वीडियो लेक्चर है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 पीवाईक्यूज प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से रिलेटेड होंगे। और ये 50 पीवाईक्यूज आपके एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से कवर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो यहाँ से पहला प्रश्न है हमारा, डैश इज a process in which impure water is boiled and the steam is collected and condensed in a separate container, leaving many of the solid contaminant behind। अशुद्ध जल को उबालकर वाष्प एकत्र की जाती है और फिर इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है, जिससे कई ठोस अशुद्धियां पीछे छूट जाती हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। इसे आपका डिस्टिलेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, सेकंड प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गिव इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी टू फार्मर थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन जनवरी 2021? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जनवरी 2021 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों को बिजली सब्सिडी देने वाला पहला राज्य बना? तो यह राज्य था आपका मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश राज्य। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। वैसे आपका करंट अफेयर सेक्शन से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, थर्ड प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी फॉट द बैटल ऑफ डैश। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें प्रथम तराइन का युद्ध जो है आपका 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और दूसरा जो तराइन का युद्ध था वह आपका 1192 में लड़ा गया था, और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और इसने दिल्ली पर कब्जा किया था, मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न है आपका, फोर्थ प्रश्न यहाँ से, आइडेंटिफाई द स्टेट इन विच यू विल फाइंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द डेक्कन प्लेटू अनाईमुड़ी। उस राज्य की पहचान करें जिसमें दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है। तो अनाईमुड़ी जो चोटी है यह स्थित है आपका केरल राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, केरल राज्य। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। वैसे अगर आप माउंटेन चैप्टर कवर करेंगे किसी भी स्टैटिक जीके की बुक से, तो उसमें आपको अनाईमुड़ी पहाड़ी के बारे में पढ़ने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अनाईमुड़ी दक्कन पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में स्थित है और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, Mg। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। ये बड़ा ही आसान प्रश्न है। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक Mg है और यह एक क्षारीय पृथ्वी धातु है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जिसका परमाणु क्रमांक है 12। यह हल्की धातु होने के साथ साथ कई जैविक और औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छठा प्रश्न है आपका, द हॉरिजेंटल रो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड डैश। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है पीरियड्स, आवर्त। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, सातवां प्रश्न है आपका, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टॉक एंड पॉल्यूशन, विच आर अ रिजल्ट ऑफ द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थशास्त्र की वह कौन सी शाखा है जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी और प्रदूषण से संबंधित है, जो तीव्र आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप होते हैं? तो ये आपका है, इससे आपका कहा जाता है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र इसे कहा जाता है। और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और आर्थिक गतिविधियों के
पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करती है। यह टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 8वां प्रश्न है आपका यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक तबाकत ए नसीरी। तो निम्नलिखित में से कौन तबाकत ए नसीरी पुस्तक के लेखक हैं? तो तबाकत ए नसीरी पुस्तक के लेखक हैं मिनहाज उज सिराज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मिनहाज उज सिराज। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। वैसे आपका प्रश्न बुक्स एंड ऑथर चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इस चैप्टर को जरूर किसी भी स्टैटिक जीके की बुक से कवर कर लीजिए, बुक्स एंड ऑथर चैप्टर। तबाकत नसीरी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। यह दिल्ली सल्तनत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसमें मुस्लिम राजवंशों के शासनकाल की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 9th प्रश्न है आपका यहाँ से, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द बुक द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक की पहचान करें। तो द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायण जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, R.K. नारायण। इसे L1 मार्क कर लीजिएगा आप लोग। R.K. नारायण द इंग्लिश टीचर प्रसिद्ध भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखित एक उपन्यास है। यह मालगुड़ी नगर पर आधारित उनके अन्य उपन्यासों की तरह ही भारतीय जीवन शैली का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न यहाँ से 10वां प्रश्न है, Who has the power to recommend the dismissal of the state government and suspension or dissolution of the state assembly? राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग करने की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा को निलंबित करने या भंग करने की सिफारिश करने की शक्ति गवर्नर राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, बड़ा ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, विच लॉन्गिट्यूड हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। भारत के लिए कौन सा देशांतर रेखांश मानक मध्याह्न के रूप में चुना गया है? तो यह है 82 डिग्री 30 ईस्ट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आधार पर निर्धारित किया गया है। यह रेखांश उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरता है और इसे पूरे देश के लिए समय निर्धारण हेतु अपनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 ईस्ट। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमिटी इन जनवरी 2021। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में आपका नियुक्त किया गया था 2021 में, जनवरी 2021 में केशव क्रांति को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, केशव क्रांति। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, वैसे आपका करंट अफेयर सेक्शन से पूछा गया प्रश्न है। डॉक्टर केशव क्रांति को जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया था। वे कपास उत्पादन अनुसंधान और सतत कृषि विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान देते हैं। 13th प्रश्न है आपका यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग रोड द नॉवेल गोरा। निम्नलिखित में से किसने गोरा उपन्यास लिखा था? तो गोरा उपन्यास के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, L1 मार्क कर लीजिएगा इसे। गोरा प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है एक सामाजिक राजनीतिक उपन्यास है और यह भारतीय समाज, जातिवाद, राष्ट्रवाद जैसे विषयों पर केंद्रित है। 14वां प्रश्न है यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द शेक हैंड ग्रिप यूज्ड।
निम्नलिखित में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेल है जो इसमें शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिए। वैसे ये आपका स्पोर्ट टर्म है ना, तो थोड़ा टफ होगा आपके लिए। टेबल टेनिस में शेक हैंड ग्रिप एक लोकप्रिय पकड़ने की तकनीक है जिसमें खिलाड़ी रैकेट को हाथ मिलाने के अंदाज में पकड़ता है। यह शैली जो है आपका अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे खिलाड़ी को बैक हैंड और फोर हैंड शॉट में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है आपका 15th प्रश्न है यहाँ से। हु एमंग द फॉलोइंग chronicler wrote wrote about Razia and recognized that she was more able and qualified than all her brothers? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा और स्वीकार किया कि वे अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य थी? तो यह आपका पाया गया था, लिखा और पाया गया था मिनहाज सिराज द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। मिनहाज सिराज एक प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार थे और जिन्होंने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी में रजिया सुल्तान के बारे में लिखा है। उन्होंने उल्लेख किया कि रजिया सुल्तान अपने भाइयों से अधिक सक्षम थी, लेकिन समाज में महिलाओं को शासन करने के योग्य नहीं माना जाता था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई थी, असैसिनेट किया गया था ना। अगला प्रश्न यहाँ से। डैश इज मेड ऑफ लोअर डेंसिटी फेल्सिक रॉक सच एज एडेसाइट एंड ग्रेनाइट। डैश निम्न घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी होती हैं। तो यह होती हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। यह आपका ज्योग्राफी सेक्शन से पूछा गया प्रश्न है। महाद्वीपीय क्रस्ट जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मुख्य रूप से फेल्सिक चट्टानों जैसे ग्रेनाइट और एंटेसाइट से बनी होती हैं, जिनका घनत्व महासागरीय क्रस्ट की तुलना में कम होता है और यह पृथ्वी की ऊपरी सतह का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगला प्रश्न है द फीमेल डिवोटी अंडाल बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ इंडिया। महिला भक्त अंडाल भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे दक्षिणी क्षेत्र से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। अंडाल दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध भक्त संत थी जो भक्ति आंदोलन की प्रमुख कवित्रियों में से एक थी। वे तमिलनाडु के श्रीरंगनम के पास जन्मी थी और विष्णु की परम भक्त थी। उनकी रचनाएं तमिल साहित्य में नाचियार तिरुमोझी के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं तमिल साहित्य में नाचियार तिरुमोझी के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से 18th प्रश्न। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स एनुअल रिपोर्ट ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 कंपेयरिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 119 इकोनॉमीज, इंडिया रैंक्स डैश आउट ऑफ 190 कंट्रीज। विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार 190 देशों में भारत की रैंक डैश थी। तो 190 देशों में भारत की रैंक थी 63वीं, 63rd। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। वैसे आपका करंट अफेयर सेक्शन से पूछा गया प्रश्न है यह। भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में 190 देशों में से 63वीं रैंक प्राप्त की थी। यह रैंकिंग विभिन्न व्यावसायिक सुधारों और नीतिगत बदलावों के आधार पर तय की जाती है, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाएं सुगम बनती हैं। 19वां प्रश्न है आपका यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से आपका सत्य कथन है कि ऑप्शन डी से करेक्ट कर लीजिएगा। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ वेव हैविंग द सेम फेज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द वेव। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अरे वेव लेंथ होगा आपका। किसी तरंग में समान अवस्था वाले दो बिंदुओं के बीच
न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य आपका कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 20th प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाई वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है। तो वायरस के कारण इनमें से कौन सा रोग नहीं होता, वह है प्लेग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा और ऊपर वाले प्रश्न को आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, L3 मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा समय के साथ साथ थोड़ा टफ भी था। तो यहाँ से आपका जो 20वां प्रश्न है इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्लेग। प्लेग एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है जो यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि एड्स, जीका और इबोला वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है आपका 21वां प्रश्न, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट एज ऑन जनवरी 2021। जनवरी 2021 तक निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक किसी भारतीय राज्य की महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो यह थी शीला दीक्षित जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, शीला दीक्षित। शीला दीक्षित सबसे लंबे समय तक किसी राज्य की महिला मुख्यमंत्री रही। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 1998 से 2013 तक 15 वर्षों तक सेवा की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शीला दीक्षित। 22nd प्रश्न है आपका यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू डिसाइफर द अशोकन एडिक्ट्स। तो अशोका के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले विद्वान कौन थे। तो ये थे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जेम्स प्रिंसेप। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इन जनवरी 2018 द गवर्नर ऑफ द इंडिया एंड नीति आयोग लॉन्च द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रोग्राम्स कोर एरिया ऑफ फोकस। जनवरी 2018 में भारत सरकार और नीति आयोग ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल शुरू की थी। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्यक्रम का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। तो इनमें से इसका प्रमुख क्षेत्र था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका स्कीम चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है। इस पहल के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सुधार किए जाते हैं। उद्योग और नवाचार इसका मुख्य फोकस क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 24वां प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द क्लोजेस्ट टू द लोकेशन ऑफ पुष्कर फेयर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान से सबसे निकट है। तो इनमें से सबसे निकट शहर है वह है अजमेर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अजमेर। इसे वैसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप फेयर चैप्टर को जब कवर करेंगे, मतलब कि जिस बुक में मतलब कि थ्योरीज दी होंगी, थ्योरीज मतलब दी गई होंगी भाई जो फेयर चैप्टर है उससे रिलेटेड, तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि पुष्कर मेले के सबसे पास पुष्कर मेले के स्थान के सबसे निकट जो आपका स्थान है वह है अजमेर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। पुष्कर मेला राजस्थान के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है जो अजमेर जिले में स्थित है। यह मेला विशेष रूप से ऊंट मेले और धार्मिक स्नान के लिए प्रसिद्ध है और हर कार्तिक पूर्णिमा के समय आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, अजमेर। 25वां प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट हॉकी एसोसिएशन फॉर्म्ड। निम्नलिखित में से किस देश में पहली हॉकी एसोसिएशन स्थापित की गई थी। तो पहली हॉकी एसोसिएशन जो है स्थापित किया गया था द यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। वैसे पहली हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड के रूप में 1886 में यूनाइटेड किंगडम में स्थापित की गई थी। यह आधुनिक हॉकी के नियमों को विकसित करने और
इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण रही है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीवी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। कीवी न्यूजीलैंड का एक छोटा और उड़ान रहित पक्षी है। इसके पंख तो होते हैं लेकिन यह उड़ान भरने में असमर्थ होता है। इसके विपरीत मुर्गी उड़ने में सक्षम होती है लेकिन लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकती है। मोर उड़ सकता है और सारस भी उड़ने में सक्षम होता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ से, द लिवर इज अफेक्टेड एंड स्किन एंड आइज टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज डिस्क्राइब्ड हियर? यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंग द्रव्य के जमाव के कारण त्वचा और आँखें पीली हो जाती हैं। यह वर्णित पाचन विकार कौन सा है? तो इससे आपका कहा जाता है जॉन्डिस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा पीलिया। और इसे आपका लेवल 1 का प्रश्न मार्क कर लीजिएगा आप लोग। पीलिया तब होता है जब रक्त में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है जिससे त्वचा और आँखों में पीलापन आ जाता है। यह यकृत की कार्यक्षमता में गड़बड़ी के कारण हो सकता है। अन्य विकल्पों में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, मल त्वचा में कठिनाई से संबंधित है, उल्टी वोमिटिंग पेट की गड़बड़ी के कारण होता है, और दस्त जो है आपका डायरिया वे पानी जैसा मल त्याग होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से सबसे सटीक आंसर है जॉन्डिस। अगला प्रश्न है थर्ड प्रश्न, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड डैश। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका इग्निशन टेम्परेचर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। वैसे क्लास 12th में नहीं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, कंबसन चैप्टर होगा कुछ। चलिए, तो प्रज्वलन तापमान जो है इग्निशन टेम्परेचर, वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ स्वतः जलने लगता है। और मेल्टिंग पॉइंट किसी ठोस के द्रव्य में बदलने का तापमान होता है। क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट किसी द्रव्य के वाष्प में बदलने का तापमान होता है। और सामान्य टेम्परेचर का संदर्भ कोई संबंध नहीं है, मतलब कि सामान्य टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर, इस संदर्भ में कोई इसका संबंध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इग्निशन टेम्परेचर। अगला प्रश्न है, थ्रू विच अमेंडमेंट वाज द 10th शेड्यूल एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जो है आपका, यह 92 संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे आप लोग L1 मार्क कीजिएगा, आसान प्रश्न है। 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1998 के माध्यम से भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यह दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है जो निर्वाचित प्रतिनिधियों को पार्टी बदलने से रोकता है। अगला प्रश्न यहाँ से 5वां प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग इशूड महजरनामा इन 1579। निम्नलिखित में से किसने 1579 में महजरनामा जारी किया था? तो महजरनामा जारी किया गया था आपका अकबर द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा अकबर। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, ये थोड़ा टफ प्रश्न था। अकबर ने 1579 में महजरनामा जारी किया था जिससे धार्मिक मामलों में सम्राट की सर्वोच्चता स्थापित हुई। इसका उद्देश्य इस्लामिक विद्वानों की शक्ति को कम करना और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अकबर। छठा प्रश्न है आपका यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा धुआंधार जलप्रपात। इससे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। अगर वाटरफॉल चैप्टर आपने किसी भी स्ट्रेटेजी के बुक से कवर किया होगा तो वाटरफॉल से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।
तो यहाँ से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, धुआंधार जलप्रपात जो है आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है और अपने धुआं जैसी धुंधली गिरावट के कारण प्रसिद्ध है। अगला जो है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात, यह कर्नाटक में स्थित है। और दूध सागर जलप्रपात आपका गोवा कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। और खंडाधर जलप्रपात जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग हिट द विनिंग रन्स फॉर इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट द ब्रिस्बेन टेस्ट ऑफ जनवरी 2021? निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2021 में ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए विजयी रन बनाए थे? तो विजयी रन बनाया था ऋषभ पंत ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग टेस्ट मैचेस मतलब भाई जो करंट अफेयर्स हैं टेस्ट मैचेस के उसको नहीं देखते हैं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने जनवरी 2021 में ब्रिस्बेन टेस्ट में नाबाद 89 रन बनाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। और गाबा में यह जीत 32 साल बाद किसी विदेशी टीम द्वारा हासिल की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी ऋषभ पंत। 8वां प्रश्न है, द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड डैश। तो खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा और इससे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। खानवा का युद्ध बैटल ऑफ खानवा 1527 में बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर की विजयी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट के अणु में कितने पोटेशियम पर मैग्नेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो ये होता है KMnO4। इसमें 4 ऑक्सीजन होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र आपका KMnO4 होता है, जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन शामिल होते हैं। 10वां प्रश्न है आपका यहाँ से, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ उड़ीसा। डैश उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दलखाई आपका करेक्ट आंसर होगा। दलखाई उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो होजागिरी लोक नृत्य है, यह त्रिपुरा का लोक नृत्य है। गिद्दा आपका पंजाब का लोक नृत्य है और रौफ जो है वह कश्मीर का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। 11वां प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में आपका इनमें से कौन सा स्थल स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा रानी की वाव। रानी की वाव ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है और इससे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। रानी की वाव जो है गुजरात के पाटन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक बावड़ी स्टेप वेल है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अन्य विकल्पों में अलाई दरवाज़ा जो है आपका दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा भी आपका दिल्ली में स्थित है और बीबी का मकबरा भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ से, इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस दैट वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2020 ऑपरेट्स बिटवीन केवडिया एंड डैश। तो भारत की पहली सी प्लेन सेवा जिसे नवंबर 2020 में शुरू किया गया था, केवडिया और डैश के बीच में संचालित होती है। तो यह केवडिया और अहमदाबाद के बीच में संचालित होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। भारत की पहली सी प्लेन सेवा नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच संचालित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी अहमदाबाद। 13th प्रश्न है आपका, विथ विच स्पोर्ट डू यू एसोसिएट द नेम प्रशांता डोरा who passed away at the age of 44 in January 2021। प्रशांता डोरा जिनका जनवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे?
तो प्रसन्नता डोरा जो है यह एसोसिएटेड थे फुटबॉल खेल से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, फुटबॉल। इसे आप लोग 11 मार्क कर लीजिएगा, वैसे ही आपका करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। प्रसन्नता डोरा भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर थे। वे पश्चिम बंगाल से थे और ईस्ट बंगाल, मोहन बागान जैसे कई प्रमुख क्लबों के लिए खेले थे। अगला प्रश्न यहाँ से, द नेम क्यूएस राम वाज इन द न्यूज इन नवंबर 2020। व्हाट इज क्यूएस राम? क्यूएस राम नाम नवंबर 2020 में समाचारों में था। क्यूएस राम क्या है? तो क्यूएस राम एक प्रकार का शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग 11 मार्क कर लीजिएगा। क्यूएस राम का फुल फॉर्म है आपका क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। यह एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। यह तेजी से प्रतिक्रिया करने और दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। 15वां प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। वैसे अगर आप मतलब कि जियोग्राफी अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो L1 होगा, लेवल 1 का प्रश्न होगा आपके लिए। गोंडवाना महाद्वीप जो है पृथ्वी के प्रारंभिक भूभर्मी भूभर्य इतिहास का एक हिस्सा था और जिसमें आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका और अंटार्कटिका शामिल थे। उत्तर अमेरिका इसका हिस्सा नहीं था क्योंकि यह लॉरेशिया महाद्वीप का हिस्सा था। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, द इंडियन म्यूटनी बिगेन फ्रॉम मेरठ ऑन 10th May 1857 एंड एंडेड इन डैश। तो भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और समाप्त हुआ था डैश को। तो यह समाप्त हुआ था ग्वालियर में ऑन 20 जून 1858 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा क्योंकि 1857 की क्रांति से जितने भी प्रश्न आपके रिलेटेड होते हैं ना, 1857 से मतलब कि ये थ्योरी भाई, इसके बारे में आपको पूरी कहानी याद होनी चाहिए, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पर ख़त्म हुआ था, कितने लोग इसमें शामिल थे। तो 1857 की जो क्रांति है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था और 20 जून 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ था। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 17वां प्रश्न यहाँ से, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एथिकल रिलीजन? एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका बुक्स एंड ऑथर चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है। एथिकल रिलीजन महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसमें नैतिकता और धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। गांधी जी का मानना है कि नैतिकता और धर्म एक दूसरे के पूरक होते हैं और समाज को सही दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 18वां प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर सीट? निम्नलिखित में से कौन सा अंग खींचे हुए रबर सीट की तरह व्यवहार करता है? और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ईयर ड्रम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। कान का पर्दा, ईयर ड्रम एक पतली झिल्ली होती है जो ध्वनि तरंगों के कंपन के प्रति संवेदनशील होती है और जब ध्वनि तरंगे कान में प्रवेश करती हैं तो यह झिल्ली एक खींचे हुए रबर सीट की तरह कंपन करने लगती है और ध्वनि को अंदरूनी कान तक पहुंचने में मदद करती है। 19वां प्रश्न है आपका यहाँ से, द रूपी symbol which was introduced in India in 2010 is an amalgamation of the Devanagari Ra and the dash Ra and the dash R without the stem। 2010 में भारत में पेश किया गया रुपया प्रतीक जो है आपका देवनागरी R और R बिना स्टेम का मिश्रण था। तो यह रोमन R
का मिश्रण था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। भारतीय रुपए का प्रतीक देवनागरी आर और रोमन आर बिना ऊपरी डंडे के का संयोजन है और इसे 2010 में अपनाया गया था और इसे उदय कुमार धारणी ने इसे डिजाइन किया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 20वां प्रश्न है यहाँ से आपका, द इनिशिएटिव ऑफ जेल टूरिज्म फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वॉज लॉन्च्ड इन जनवरी 2021 इन द स्टेट ऑफ डैश। जेल पर्यटन की पहल जो अपनी तरह की पहली थी, जनवरी 2021 में किस राज्य में शुरू की गई थी? तो यह आपका शुरू किया गया था महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। यह आपका करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था। महाराष्ट्र राज्य आपका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2021 में पुणे की यरवदा जेल में जेल पर्यटन योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की जेल में बिताई गई जिंदगी के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, गौतमीपुत्र सातकर्णी वाज अ डैश रूलर। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक डैश शासक थे। तो यह एक सातवाहन शासक थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत में शासन किया। उन्होंने शक शासकों के खिलाफ युद्ध लड़ा और सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था। 22वां प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक जल संग्रहण संरचना नहीं है? तो पारंपरिक जल संरचना संग्रह संरचना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा हरियाली। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। बड़ा ही आसान प्रश्न है। जोहड़, कुंड और टंका भारत में पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियां हैं। हरियाली जो है कोई जल संग्रहण संरचना नहीं है, बल्कि यह हरे भरे क्षेत्र का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। 23वां प्रश्न है आपका यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द प्रोटेम अरे नहीं भाई हु एमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द स्पीकर प्रोटेम ऑफ द लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है? तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है आपका प्रेसिडेंट द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा और इससे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह अस्थायी स्पीकर होता है जो नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र का संचालन करता है। अगला प्रश्न यहाँ से 24वां प्रश्न, व्हाट आर द टू वेरिएबल्स हुज रिलेशनशिप इज गिवन बाय द एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व। पर्यावरणीय कुजनेट वक्र द्वारा किन दो चरों के बीच संबंध दर्शाया गया है? तो कुजनेट कर्व द्वारा आपका जो संबंध है यह दर्शाया गया था इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पर कैपिटा इनकम के बीच में। पर्यावरणीय क्षरण और प्रति व्यक्ति आय के बीच में आपका कुजनेट कर्व में रिलेशन दर्शाया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका इकोनॉमिक सेक्शन से पूछा गया प्रश्न है। पर्यावरणीय कुजनेट वक्र जो है एक आर्थिक अवधारणा है जो दर्शाती है कि जैसे जैसे किसी देश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, प्रारंभ में पर्यावरणीय क्षरण बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित स्तर के बाद यह घटने लगता है और यह एक उल्टे यू के आकार का वक्र बनाता है। 25वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज के इस वीडियो लेक्चर का, हु एमंग द फॉलोइंग अर्न द सोब्रिक्वेट भारत कोकिल फ्रॉम महात्मा गांधी। भारत कोकिला। तो निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी द्वारा भारत कोकिला, भारत की नाइटेंगल की उपाधि दी गई थी? तो यह उपाधि दिया गया था सरोजिनी नायडू जी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। सरोजिनी नायडू को उनकी सुगठित और प्रभावशाली कविताओं के लिए महात्मा गांधी द्वारा भारत कोकिला, नाइटेंगल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख महिला नेताओं में से एक थी और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
सरोजनी नायडू। और यहाँ से हमारा जो 50 PYQ प्रश्न है वे होते हैं समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।